हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस पंकज सारण के अंदर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लासेस के अंदर हमने हमने सबसे पहले महाजनपद काल का अध्ययन किया था, जिसके अंदर है उसके बाद में हमने मगध का भी उत्कर्ष पढ़ लिया और उसके अंदर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जितने भी वंश थे उन वंशों की हमने चर्चा कर ली थी। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारा अभी का टॉपिक पीछे लिखा है भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत के अंदर यहां से विदेशी आक्रमण का जो सिलसिला था, जो दौर था, वो चल रहा था, यहां से शुरू हुआ था और 1947 और आज तक भी जारी है। आज तक भी जारी है। इस दौर को कैसे रोका जाए वो देखते हैं। उससे पहले ये चर्चा करेंगे कि इस दौर के अंदर हुआ क्या था। सबसे पहले कौन आया था, कौन सा राजा हुआ था, कैसे आक्रमण किया था, उन सभी टॉपिक्स पर क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो साथियों, बिना समय गवाए, क्योंकि समय ही मूलधन है, समय ही मूलधन है और समय को बिना गवाए सीधा शुरुआत करते हैं। चलिएगा, भारत पर विदेशी आक्रमण। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, विदेशी यानी भारत से बाहर, भारत से बाहर सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था। दो नाम आते हैं, दो नाम हमारे पास में आते हैं साथियों। उन दो नामों की अगर चर्चा करें, पहला नाम आता ईरानी आक्रमण, पहला नाम आता साथियों ईरानी आक्रमण, दूसरा नाम आता साथियों यूनानी आक्रमण। पहला नाम आता ईरानी आक्रमण, दूसरा नाम आता साथियों यूनानी आक्रमण। एक तरफ ईरानी नाम, दूसरा तरफ यूनानी नाम। अब देख लीजिएगा, ईरानी और यूनानी के अंदर अंतर क्या है, ये अलग अलग है। एक ईरान देश से आया था, एक यूनान से आए थे, राजा भी अलग थे। चलिएगा, सबसे पहले आज हम बात करेंगे ना, वो बात करेंगे ईरानियों की। आज हम बात करेंगे वो करें ईरानियों की, किस प्रकार से भारत में कहां से प्रवेश किया था, सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था, उन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, सभी को नमस्कार। चलिएगा, गुड इवनिंग। अब देखो, अब हम बात करते हैं ईरानी। सबसे पहले अगर बात करते हैं ईरानी भारत में आए कहां से थे, ईरानी भारत के अंदर आए कहां से थे। यहां पर लिख दीजिएगा ईरानी आक्रमण, यहां पर लिख दीजिएगा ईरानी आक्रमण। कौन सा आक्रमण साथियों, ईरानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण। अब देख लीजिएगा, हम चर्चा करेंगे ईरानी आक्रमण की। देख लीजिएगा, सबसे पहले अगर बात करते भारत के अंदर जितने भी विदेशी आए थे वो कहां से आए थे, पहले नोट कर देना ये बाउंड्री, पहले ये नोट कर देना, ये बाउंड्री थी जो भारत के अंदर एंट्रेंस थी, जो भारत के अंदर एंट्रेंस थी, भारत की जो प्रवेश हुआ था ना, भारत के अंदर अगर प्रवेश हुआ था ना, तो मतलब कह सकते हैं इस बाउंड्री से, इस बाउंड्री से प्रवेश हुआ था। लेकिन इस बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर ये दो, यहाँ पर दो दर्रे नाम आएंगे, यहाँ पर दो दर्रों का नाम आएगा साथियों, यहाँ पर दो दर्रों का नाम आएगा। मैं नाम लिखता हूं, दो दर्रे जहां से ज्यादातर विदेशियों ने क्या किया था, प्रवेश किया था। पहला दर्रा खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, कौन सा दर्रा, खैबर दर्रा। दूसरा है जोजिल्ला दर्रा, दूसरा है जोजिल्ला दर्रा, जोजिल्ला दर्रा। ये साथियों क्या है, भारत के अंदर प्रवेश करने का, भारत के अंदर प्रवेश करने का ये रास्ता था। यहां से अगर चर्चा करें, अगर चर्चा करें, देख लीजिएगा, अगर चर्चा करें, महत्वपूर्ण है, अगर यहां पर चर्चा करें कि कितने राजतंत्र थे, कितने छोटे छोटे राजतंत्र थे, छोटे छोटे राज्य थे। यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर छोटे छोटे राज्य बसे थे, छोटे छोटे राज्य बसे थे, गणतंत्र भी थे, राजतंत्र भी थे, गणतंत्र भी थे, राजतंत्र भी थे। कह सकते हैं, यहां पर एक नाम लिख सकते हैं हम, यहां पर एक नाम लिख सकते हैं, कैसी भैया, कैसी भैया, कि राजतंत्र और गणतंत्र दो थे। यहां पर राजतंत्र भी थे और गणतंत्र थे, गणतंत्र थे। भारत के अंदर विदेशियों ने सबसे पहले किस चीज को टारगेट किया, अगर भारत के अंदर उन्होंने प्रवेश किया तो सबसे पहले उन्होंने प्रवेश का कारण किया था कि भारतीयों की आपसी फूट, आपसी फूट, आपसी फूट भारतीयों की सबसे बड़ी घातक सिद्ध हुई। आपसी फूट, आपसी फूट से क्या समझते हो साथियों, अगर यहां से कोई विदेशी है, यहां से कोई विदेशी है, ये विदेशी है, ये अगर इस राज्य के पास में आ गया,
यहां से कोई विदेशी अगर इस राज्य के पास में आ गया तो ये राज्य इसकी सहायता नहीं करेगा, ये राज्य इसकी सहायता नहीं करेगा, किसी भी हाल में नहीं करेगा। कारण क्या है? सहायता नहीं करने का कारण क्या है? इनके बीच में आपसी वैमनस्य और तालमेल की कमी है। आपसी वैमनस्य नहीं है, इनके बीच में फूट है, यानी इनके बीच में ईर्ष्या भरी है, दुश्मनी भरी है, तब नहीं करेंगे। तो ये विदेशी सबसे पहले इसे पराजित किया, फिर इसे पराजित करेगा, फिर इसे इससे 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 और प्रवेश कर दिया भारत के अंदर, और प्रवेश कर दिया भारत के अंदर। यानी कि अगर मुख्य रूप से देखें, यानी कि अगर मुख्य रूप से देखें तो भारत के अंदर प्रवेश किया है ना, वो आपसी फूट के कारण किया। दूसरा 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 टॉपिक मतलब दूसरा पॉइंट क्या है कि भारतीयों द्वारा विदेशियों की सहायता, भारतीयों द्वारा विदेशियों की सहायता, भारतीयों द्वारा विदेशियों की सहायता की। साथियों, भारतीयों के द्वारा विदेशियों की सहायता की। कैसे कैसे सहायता की देख लीजिएगा, आप अपने आंखों से देख लीजिएगा कि अगर ये विदेशी है, ये एक इसके पास आया, इसके पास आके इसने क्या किया? आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो इसने विदेशियों की सहायता की, भारत वालों की सहायता न करके किसने की? भारत वालों की सहायता नहीं की, विदेशियों की सहायता की। और जब विदेशी और भारत वाला दोनों मिल गए तो अकेला भारत का राज्य क्या करेगा? और विदेशी बड़े मतलब दिमाग था उनके पास, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले फूट डालने वाले धोखेबाजों का उपयोग किया, फिर नष्ट किया। देख लीजिएगा, होता यूं है कि अगर ए विदेशी है, ए विदेशी है भाई, अगर बात करते हैं ए विदेशी है, बी भारत है और सी भी भारत है, अगर देख लीजिए साथियों, ये विदेशी है, ये जब सी पर आक्रमण करेगा तो बी इसकी सहायता करेगा, यानी ए प्लस बी हो गए, यानी कि ए प्लस बी वर्सेज सामने कौन हो गए? सी हो गए। ए प्लस बी वर्सेज सी हो गए। जब ये ए बी सी तीनों मिल जाएंगे तो ए बी सी तीनों मिल जाएंगे, ये पराजित हुआ, मार दिया इसे। अब ए अकेला बी को पराजित करके मार देगा, यानी ओवरऑल बच्चा कौन? ओवरऑल भारतीयों ने लॉस किया, बच्चा अकेला कौन? विदेशी। बच्चा अकेला कौन? विदेशी। हमेशा से ये होता आ रहा है, विदेशी ने हमेशा जीत पाई। कारण क्या है? आपको पता है, राजस्थान जैसे शासक शिवाजी थे, मराठा थे, महाराष्ट्र के थे, छत्रपति महाराज शिवाजी कम नहीं थे। भरतपुर के सूरजमल महान शासक हुए, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, महाराणा सांगा, हमेशा अपने क्षेत्र के अंदर जीते। लेकिन जब विदेशी भारत पर आए हैं, अकबर भारत पर आया है, औरंगजेब भारत पर आया है, बाबर भारत में आया है, उसके पीछे भारत के हार के कारण क्या? अलाउद्दीन खिलजी आया है, हार का कारण क्या है? मुख्य रूप से धोखेबाज। ये शब्द साथियों बड़ा खतरनाक है, धोखेबाज। धोखा शब्द बड़ा खतरनाक है, चाहे रियल लाइफ में प्यार में मिला हो, चाहे आक्रमण के अंदर मिला हो, चाहे व्यवहार के अंदर मिला हो, होता बड़ा खतरनाक है, लॉस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हद से ज्यादा किसी पर विश्वास ना करियो। देख लीजिएगा भारत के पीछे अब देखिए आपसी फूट हुई और है भारतीयों द्वारा विदेशियों की सहायता। 3 नंबर बात करते हैं। 3 नंबर अगर बात करें, भारत में हमेशा एक क्या हुआ? भारत के अंदर मुख्य रूप से एक कारण रहा है, हार के पीछे एक कारण हुआ है धोखा, जो मैंने लिखा दिया है, धोखेबाज। साथियों देखो, अगर ये धोखेबाज सामने से अगर आक्रमण करे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब ये पीठ पीछे रहकर आक्रमण करता है, वार करता है, तब दगा होता है, तब वो दगा बहुत खतरनाक होता है। तो कहते हैं ना, दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख लो, बिन बुलाए आदर नहीं, चाहे जाके देख लो। तो साथियों ये ध्यान रखना, समझ में है ना? ये भारतीयों के पराजय के कारण थे। इस तरह इन्होंने, जो विदेशी थे, इन्होंने भारत के अंदर प्रवेश किया और भारत में प्रवेश करके सबसे पहले खैबर दर्रा और जोजिला दर्रा को पार किया, और पार करके भारत के अंदर प्रवेश किया। ये हुए थे भारत के अंदर विदेशी आक्रमण की शुरुआत। आगे चलते हैं। भारत के अंदर जब विदेशी आए,
जब भारत के अंदर विदेशी आए तो देख लीजिएगा कैसे किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की। सबसे पहले नाम लिख दीजिएगा साथियों, ईरानी आक्रमण। सबसे पहले बात करते हैं ईरानी आक्रमण की। ईरानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण साथियों देख तो रहा ना, ईरानी आक्रमण देख तो रहा है ना। चलिएगा ईरानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण एक बार लिख दीजिएगा और पिछला मैप भी बना दीजिएगा। चलिएगा अगर ईरानी आक्रमण की बात करते हैं, भारत के अंदर ईरानी है सबसे पहले। मुख्य रूप से एक चीज है, मुख्य रूप से एक चीज है साथियों, मुख्य रूप से एक चीज है। कौन सी चीज है? मुख्य मुख्य देख लेते हैं, ईरानियों की बात करते हैं। सबसे पहले आइएगा पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, भारत में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी, भारत में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी, भारत में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी, भारत में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन थे साथियों? ईरानी थे। भारत के अंदर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन थे साथियों? ईरानी आक्रमणकारी थे। कौन थे? ईरानी आक्रमणकारी थे। समझ में आया? चलिएगा ठीक है। उसका हकामनी वंश, ईरानियों का वंश कौन था? ईरानियों का वंश था हकामनी। ईरानियों का वंश था हकामनी वंश था। हकामनी वंश का जो शासक वो था सारस के ऊपर एक पॉइंट लिख दे। अगर सारस के ऊपर एक पॉइंट लिख दे, सारस के ऊपर अगर एक पॉइंट लिख दे कि प्रथम असफल आक्रमणकारी, प्रथम असफल आक्रमणकारी। साथियों ध्यान रखना, प्रथम असफल आक्रमणकारी कौन थे भैया? सारस जी थे। कौन थे? अपने सारस जी थे। इन्होंने भारत के अंदर प्रवेश कैसे किया था? वो महत्वपूर्ण चीज है, देखना मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने भारत के अंदर जब प्रवेश किया ना, भारत के अंदर प्रवेश कैसे किया था इसके बारे में चर्चा करते हैं। देख लीजिएगा साथियों, देख लीजिएगा कब किया था? 6वीं शताब्दी के अंदर, 6वीं शताब्दी। और 6वीं शताब्दी के अंदर क्या हो रहे थे? भारत के अंदर धार्मिक आंदोलन हो रहे थे। भारत के अंदर धार्मिक आंदोलन हो रहे थे इस समय। और क्या हो रहे थे साथियों? और मगध साम्राज्य की नींव पड़ रही थी। मगध साम्राज्य की नींव पड़ रही थी। ये दो काम हो रहे थे मध्य 6वीं शताब्दी के अंदर। पहला असफल आक्रमण कौन थे? सारस। पहला असफल आक्रमणकारी कौन थे? सारस। अगर इनकी जानकारी के स्रोतों की चर्चा करें, अगर इनके जानकारी के स्रोतों की चर्चा करें, जानकारी के स्रोत कौन कौन से थे? जानकारी के स्रोतों के अंदर पहला देखते हैं साथियों, पहला तीन बुक्स का नाम आएगा, 3 व्यक्तियों के नाम है। स्काईलैक्स पहला आएगा, स्काईलैक्स। 2 नंबर महत्वपूर्ण होगा साथियों, हेरोडोटस विश्व इतिहास का जनक। किसने कहा था? सिसरो ने कहा था, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। तीसरा कौन था? अरे नाम आएगा टीसीएस। स्काईलैक्स, हेरोडोटस और टीसीएस, 3 नाम आए। देख लीजिएगा। अगर हेरोडोटस की बात करते हैं, अगर साथियों हेरोडोटस की बात करें, इसने क्या काम किया था? हेरोडोटस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसने क्या किया था? पहला विदेशी व्यक्ति जिसने आक्रमणकारी भारत की योजना बताया था। पहला विदेशी जिसने आक्रमणकारी भारत की बात की थी, जिसने
आक्रमणकारी, आक्रमणकारी भारत की बात कही है, आक्रमणी भारत का वर्णन, आक्रमणी भारत का वर्णन किया है, आक्रमणकारी भारत का वर्णन किया है, और जिसने भारतवर्ष का इतिहास लिखा, पहला विदेशी, पहला विदेशी जिसने भारतवर्ष का इतिहास लिखा है, जिसने भी भारतवर्ष का इतिहास लिखा है, भारतवर्ष इतिहास लिखा है, इसने मतलब इतिहास के बारे में लिखा है, भारतवर्ष इतिहास लिखा है। तीसरा व्यक्ति कौन सा है? टैसिटस, ईरानी राजवैद्य, ईरानी वैद्य, ईरानी। समझ में आया? समझ में आया? चलिएगा आगे चलते, समझ में आया ना? ओके ओके। अगर बात करते सारस, सारस ईरानी की जेनरोसिया की रेगिस्तानी, ये जेनरोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से आया था, जेनरोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से आया था, जेनरोसिया के रेगिस्तान मार्ग से आया, मार्ग से आया, जेनरोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से भारत के अंदर प्रवेश किया था इसने, जेनरोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से भारत के अंदर प्रवेश किया था। लेकिन क्या होता है साथियों? पूर्णतः असफल हो जाता है, लेकिन पूर्णतः असफल हो जाता है, पूर्णतः असफल हो जाता है। तीन नाम है, जानकारी के स्रोतों के अंदर तीन है, इसका इलेक्स, हेरोडोटस और टीसीएस, एक बार लिख दीजिएगा। चलिएगा भैया, थोड़ी कॉपी है, ठंडी हो रही है, बाद में अच्छा भी नहीं रहेगा। चलिएगा साथियों, ये चर्चा आगे, आगे नाम देखते हैं। तो पहला नाम कौन था? मैंने लिखाया था ना, सारस, पहला नाम सारस। इसके बारे में फैक्ट लिखिए उतनी कम, फैक्ट, प्रथम असफल विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी, आक्रमणकारी हखामनी वंश, हखामनी वंश, हखामनी वंश, हखामनी वंश की नींव किसने रखी है? नींव किसने रखी है? हखामन सरदार ने, नींव हखामन सरदार, नींव हखामन सरदार, हखामनी वंश। ठीक है, चलेगा आगे। जेनरोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से प्रवेश, जेनरोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से प्रवेश, रेगिस्तानी मार्ग से प्रवेश, जेनरोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से प्रवेश। अगर साथियों बात करते हैं जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार माना जाता है कि, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार माना जाता है कि इसके ज्ञान से भैया इसने भी आक्रमण किए थे और विजय भी हुआ था, इसने भी आक्रमण किया था और ये विजय भी हुआ था, लेकिन इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, देख लीजिएगा। लेकिन कहते हैं कि इसने भैया पंजाब वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह क्षेत्र को जीता था, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण जानकारी नहीं मिलती है। चलेगा डेरियस, प्रथम सफल आक्रमणकारी, डेरियस फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, दारा प्रथम लिखना शुरू कर दो इसके बारे में। प्रथम सफल विदेशी आक्रमणकारी, प्रथम सफल विदेशी और ईरानी भी साथ में लिख दो ताकि कंफ्यूज ना हो। ईरानी आक्रमणकारी, ईरानी आक्रमणकारी, समझ में आया? ईरानी आक्रमणकारी। चलिएगा वापस अपने मैप के ऊपर, वापस मैप के ऊपर अगर चर्चा करें, इसकी चर्चा करें, इसने भारत के अंदर इंटरेस्ट किया था, इसने, चलो हम बना ही देते हैं, इसने भारत के अंदर इंटरेस्ट किया था, या जब प्रवेश किया, इसने भारत के अंदर जब प्रवेश किया, देख लीजिएगा। अगर इंडिया का मैप बनाए, अगर हमें इंडिया का मैप बनाए, प्रथम ये देख लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम ये ऊपर से बनाते हैं,
ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये हो गया ना। चलिएगा चलिएगा दोबारा बना देते भैया अच्छे से। कहाँ भाग रही हो भैया, काहे? ये अगर इसकी आक्रमण की बात करें, इसने सबसे पहले जब यहां पर आक्रमण किया, यहां पर एक शहर है तक्षशिला, 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 तक्षशिला का राजा कौन है? आम्बी, आम्बी। यहां पर एक और क्षेत्र है, यहां का राजा शशिगुप्त, शशिगुप्त। तक्षशिला के आम्बी और शशिगुप्त ने क्या किया? इसने सबसे पहले ये बता दिया कि भैया हम आपके साथ हैं। इन्होंने क्या की? इन दोनों ने दोनों ने दोनों ने दोनों ने इसकी इसकी बिना युद्ध किए, बिना बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली और सहायता की, और सहायता की। दो नाम आते साथियों, दो नाम आते। पहला नाम है तक्षशिला के आम्बी और शशिगुप्त है। ये तो इसकी हेल्प करते हैं, ये तो इसकी हेल्प करते हैं साथियों। जब डेरियस फर्स्ट यहां पर आके अपना डेरा जमा देता है, यहां पे आके अपना डेरा जमाता, जो इसकी हेल्प करती है, हेल्प करते हैं। फिर भारत के अंदर आपको पता है यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है मैंने आपको लिखाया था जोजिला, जोजिला। और यहाँ पर लिखा था मैंने आपको खैबर, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, जोजिला दर्रा और खैबर दर्रा। यहाँ पर ये जोजिला दर्रा और खैबर दर्रा थे, यहाँ पर इन्होंने इसकी हेल्प की, यहाँ पर इसकी क्या की? हेल्प की। साथियों देख लीजिएगा, या आपको दिखेगा, थोड़ा इसमें कर देते हैं, आसानी से दिखने लग जाएगा। ये देखो, इनकी जब हेल्प की, जब इसकी हेल्प की, तो भैया होता यूं है, ये मिलके यहां पर आते हैं पोरस। एक राज्य आता है पोरस, एक राजा है पोरस। देख लीजिएगा, जब दारा फास्ट ने, अरे सुगलो ईरानी आक्रमणकारी है। कौन से है? ईरानी आक्रमणकारी है। चलिएगा देख लेते हैं आगे। ये भैया यूनानियों के समय, दारा फास्ट ने सबसे पहले सिकंदर, यहां पर देख लीजिएगा, प्रथम विदेशी सफल आक्रमणकारी है। ठीक लीजिएगा, सिंध को जीता था इसने, सिंध को भी जीता था इसने, सिंध को जीता था, इसने सिंध को जीत लिया। क्षेत्र देख लीजिएगा साथियों, क्षेत्र देखे, अगर क्षेत्र देखे तो देख लीजिएगा, ये यहां पर सिंध है, यहां पर कौन सा है? सिंध लिख लीजिएगा, यहां पर सिंध लिख लीजिएगा। सिंध पाकिस्तान के अंदर, सिंध। और हमारी भाषा में कहते हैं ना, सिंध के घोड़े प्रसिद्ध है, यानी सिंध के घोड़े प्रसिद्ध है। बड़े फुर्तीले और बड़े तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े हैं भैया, सब बड़े फुर्तीले और तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े हैं। सिंध में आक्रमण किया और सिंध को इसने जीत भी लिया, इसने सिंध को जीता। तो लिख दीजिएगा सिंध को जीता, सिंध पर जीत कर ली। और प्रथम सफल विदेशी आक्रमणकारी कौन था? डेरियस फर्स्ट। और प्रथम असफल विदेशी आक्रमणकारी कौन था? लिख लीजिएगा, मैंने लिखा दिया सारस। जानकारी के स्रोत, इसकी जानकारी के स्रोत तीन अभिलेख है। पहला पर्सिपोलिस, 2 नंबर बेहिस्तून,
बेहिस्तून, परसिपोलिस, बेहिस्तून। 3 नंबर में है नक्श ए रुस्तम, नक्श ए रुस्तम, नक्श ए रुस्तम। ये 3 किसके हैं? दारा फास्ट के अभिलेख है। तो यहां पर एक नोट करके चीज लिख दो, यहां पर एक नोट कर दे चीज लिख दो कि अशोक ने इसकी परंपरा, अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा किसे सीखी है? लिख दीजिएगा, यहां पर महत्वपूर्ण फैक्ट है, अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा, अशोक ने अभिलेख लिखने की परंपरा किससे सीखी? अभिलेख लिखने की कला, अभिलेख लिखने की कला, कला ईरानियों से, यानी कि डेरियस फर्स्ट, यानी दारा फर्स्ट से, मुख्य दारा फर्स्ट से सीखी, मुख्य दारा फर्स्ट से सीखी। ये उसके अभिलेख लिखने की परंपरा थी। और अगली हम जब हम मौर्य काल बात करेंगे ना, जानकारी के स्रोत, उसके अंदर हम अशोक के अभिलेख शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालची, धौली, जोगढ़, एररगुड़ी, सोपारा, गिरनार सभी की बात करेंगे। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया, आरा, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुर और प्रयाग सभी की बात करेंगे। सांची, सारनाथ, कोसामी, रुमुर्दी, निगली, सागर, एक एक अभिलेख को एक एक महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ में पढ़ेंगे। चलिएगा, सर्वप्रथम जो सिंधु नदी है, इसने सर्वप्रथम सिंधु नदी के, लिख दीजिएगा यहाँ पर, लिख दीजिएगा यहाँ पर सिंधु नदी के पश्चिमी भाग को जीता, इसने इस क्षेत्र को जीता। जब इसने इस क्षेत्र को जीता और भारत के अंदर प्रवेश किया, इसने भारत के अंदर प्रवेश किया, समझ में आया ना? इसने भारत के अंदर प्रवेश किया, यानी सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को, सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को, सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को, पश्चिमी क्षेत्र को, पश्चिमी क्षेत्र को जीता, पश्चिमी क्षेत्र को जीता था, सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को जीता था। साथियों देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नहीं है? महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नहीं है? जब इसने सिंधु नदी के पश्चिम भाग को जीता तो कहते हैं यहां पर अधिकृत जो भारतीय भूभाग था, यहां पर जो अधिकृत भारतीय भूभाग था, जो भारतीय उपमहाद्वीप का भाग था, तो कहते हैं कि यहां से 360 टैलेंट मुद्रा प्राप्त होती थी। कितनी साथियों? 360। यहां पर कितनी? 360 टैलेंट मुद्रा प्राप्त होती थी। 360 टैलेंट मुद्रा प्राप्त होती किससे होती? अधिकृत भारतीय भूभाग से, अधिकृत भारतीय भूभाग से। ये शब्द लिखना, अधिकृत भारतीय भूभाग से, अधिकृत भारतीय भूभाग से, अधिकृत भारतीय भूभाग से ये मुद्रा इनको प्राप्त होती थी। सबसे पहले देख लीजिए, जब उसने भारत के अंदर आक्रमण किया, प्रवेश करते ही उसने जीता जिस क्षेत्र को, उस क्षेत्र से उसने क्या किया? कर प्राप्त करना शुरू कर दिया। 360 टैलेंट मुद्रा उस समय में भी वो प्राप्त कर लेता था। जब भारतीयों ने को पता ये नहीं चला कि ये यहाँ आकर कर वसूल रहा है, अगर वो एकजुट होकर उस पर आक्रमण करते तो वहीं से भाग जाता। ये विदेशियों की आने जाने की परंपरा नहीं होती। मैंने आपको जब सबसे पहले मैंने लिखाया था ना, भारत के अंदर प्रवेश करने के मुख्य देख लीजिएगा, जब विजय के मुख्य कारण क्या है? पहली आपसी फूट थी और भारतीयों द्वारा विदेशियों की सहायता और धोखेबाजी, ये थी। जब ये सब होंगे तो भैया विदेशी तो लाभ उठाएंगे ना। विदेशियों का काम है लाभ उठाना, विदेशियों का काम है लाभ उठाना, और वो लाभ अच्छी तरह से उठा रहे थे उस परंपरा के अंदर। उस परंपरा के अंदर है डेरियस फर्स्ट आ गया था। फिर बात करते हैं दारा तृतीय की, फिर बात करते हैं दारा तृतीय, डेरियस थर्ड। नाम क्या आएगा? डेरियस थर्ड, डेरियस थर्ड, यानी कि दारा तृतीय, दारा तृतीय। एक फैक्ट उसके बारे में एक और लिख दीजिएगा, उसे दायर बाहु भी कहते हैं, उसे दायर बाहु भी कहते हैं, उसे डेरियस, इसे दायर बाहु भी कहते हैं, दायर बाहु भी कहते हैं, दायर बाहु भी कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया साथियों? चलिएगा आगे, चलिएगा आगे। डेरियस थर्ड, दारा तृतीय, इसे भैया इसे क्या हो गई? नजर लग गई। इसे किसकी नजर लगी? इसकी नजर यूनानियों की लगी। यूनानियों ने इस पर नजर डाली, यूनानियों से भिड़ गया, या यूनानियों से युद्ध हुआ था। और यूनानी थे कौन भैया? सिकंदर मौर्य। यूनानी थे सिकंदर मौर्य, और सिकंदर मौर्य ने इसे गोगा मेला, इसे
गोगा मेला युद्ध के अंदर पराजित किया। गोगा मेला या अरमेला, गोगा मेला युद्ध में, गोगा मेला युद्ध में पराजित किया, युद्ध के अंदर पराजित किया। ये अपने पंख ज्यादा फड़फड़ा रहा था और इसे क्या किया भैया, सिकंदर नाम के बड़े डाकू ने, बड़े शिकारी ने इसका क्या कर दिया, शिकार कर दिया। सिकंदर ने इसका शिकार कर दिया। ये सिकंदर से भिड़ गया भाई। जब सिकंदर से भिड़ा, लेकिन याद रखना ईरानियों का भारत पर ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। ईरानियों का भारत पर अगर स्थायी प्रभाव देखे, स्थायी प्रभाव, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव ज्यादा है। ईरानियों का भारत पर स्थायी प्रभाव नहीं रहे, ज्यादा स्थायी प्रभाव नहीं रहे, ज्यादा स्थायी प्रभाव नहीं रहे। लेकिन एक नाम आएगा सांस्कृतिक प्रभाव, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव है ना, ये क्या रहे थे, दीर्घकालिक रहे थे, दीर्घकालीन रहे। भाईजान देख लीजिएगा, सांस्कृतिक प्रभाव स्थायी रूप से ज्यादा तो नहीं रहते, स्थायी प्रभाव नहीं रहते, लेकिन अगर सांस्कृतिक प्रभाव की बात करेंगे, स्थायी प्रभाव तो नहीं रहे, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें वो दीर्घकालीन रहते। चलिएगा सांस्कृतिक प्रभावों की एक बार चर्चा कर लेते हैं। चलिएगा, ईरानियों का प्रभाव, साथियों देख लीजिएगा, ईरानियों के प्रभाव कौन कौन से थे, ईरानियों के कौन कौन से प्रभाव थे भारत के अंदर। भारत के अंदर सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमोत्तर भारत के अंदर खरोष्ठी लिपि का निर्माण, पश्चिमी भारत के अंदर खरोष्ठी लिपि का निर्माण, पश्चिमी भारत के अंदर खरोष्ठी लिपि का निर्माण, खरोष्ठी लिपि का विकास, पश्चिमी भारत के अंदर खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ। 2 नंबर अरेमाइक लिपि का भी विकास, अरेमाइक लिपि का विकास, अरेमाइक लिपि का विकास। साथियों देख लीजिएगा, ये जो लिपि थी ना, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं टू बाएं। भैया एक चीज नोट कर देना, बी बायां, डी दायां। कैसे चलती थी, दाएं से बाएं। चल गई ना, नहीं चलती थी ऐसे, अरे मूर्खों, ऐसे नहीं चलती थी। कैसे चलती थी, तो चलती थी इधर, ऐसे सिंधु घाटी की लिपि चलती थी, जिसे बाउंस फिडन कहते हैं, गोमुद्रिक कहते हैं, सर्पिलाकार कहते हैं। वो लिपि ये नहीं थी। भाव चित्रात्मक कहते हैं, पिक्चरोग्राफी लिपि कहते हैं। ये कैसी थी, दाएं से बाएं। भारत के अंदर अभिलेख लिखने की परंपरा, भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा, अभिलेख लिखवाने की परंपरा। भाई साहब, भारत के अंदर अभिलेख लिखवाने की परंपरा, भारत के अंदर अभिलेख लिखवाने की परंपरा सबसे पहले ईरानियों के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई साथियों, ईरानियों के द्वारा शुरू की। मौर्य काल में दंड स्वरूप, भाई साहब एक इंटरेस्टिंग चीज आई है, मौर्य काल में दंड स्वरूप सिर मुंडवाने की प्रथा। किसकी बात करते हैं, सिर मुंडवाने की, दंड स्वरूप सिर मुंडवाने की प्रथा का विकास। भाई साहब दंड स्वरूप टकला कर देते थे, शिवाजी द बॉस कहते थे, शिवाजी द बॉस वही थे भैया। दंड सिर मुंडवाने की प्रथा थी, सिर मुंडवा देते थे अगर कोई अपराधी करता था,
दंड स्वरूप। भाई साहब, सबसे अगर आदमी भद्दा कब लगता है ना, जब गंजा होता है, जब गंजा होता है। ठीक है, अब अंतिम है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, अंगरक्षकों की नियुक्ति साथियों ये हो गया, ये हो गया हमारी। अगर हमने बात की है साथियों, अब देख लीजिएगा मुख्य बात कौन कौन सी है। ईरानियों का प्रभाव, पश्चिमी भारत के अंदर चल रही खरोष्ठी लिपि का विकास, खरोष्ठी लिपि जो दाएं से बाएं चलती थी उसका विकास हो गया। अरेमाइक लिपि का विकास, भारत में अभिलेख लिखवाने की परंपरा, और उस अभिलेख लिखवाने में कौन था भैया, अशोक ने ज्यादा सीख ली थी, अशोक ने ज्यादा सीख ली थी साथियों। फिर मौर्य काल में दंड स्वरूप सिर मुंडवाने की प्रथा का विकास हो गया, और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति होगी, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो जैसा कि आपको बताया साथियों, हमारे ईरानी आक्रमण कंप्लीट हो गए, लेकिन मैंने आपको एक बात लिखवाई थी, मैंने आपको एक बात लिखवाई थी, इसे पराजित किसने किया भैया, डेरियस थर्ड को पराजित किसने किया, सिकंदर महोदय ने किया है। किसने किया है, सिकंदर ने किया है, यूनानी आक्रमणकारी है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही है, अपना ध्यान रखिएगा, सोच रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए। चलिएगा, धन्यवाद।